बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेडियो एक्टिव डीके। जैसा कि बच्चों आपको बताया है, द एलिमेंट्स whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable and they emit radiations which are known as radioactive radiations। आप पढ़ कर आएँ बच्चों कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन 3 टाइप्स की हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गैमा रेज। अब हम इन रेडियो एक्टिव एमिशंस को स्टडी करना चाहते हैं कि जब एक न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव डीके करता है तो फिर उस न्यूक्लियस के मास पे, चार्ज पे या न्यूक्लियस के सिस्टेमेटिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, और किसी भी टाइप का जो न्यूक्लियर डीके है उसको जनरली कैसे देखते हैं, उसकी एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव एमिशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 अल्फ़ा डीके, नंबर 2 बीटा डीके, नंबर 3 गैमा। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा डीके। द एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल मीन हीलियम न्यूक्लियस फ्रॉम द radioactive nuclide is called alpha decay. The emission of alpha particle from the radioactive nuclide is called alpha decay। कि जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के न्यूक्लियस में से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो इस एमिशन को हम अल्फ़ा डीके बोलते हैं या अल्फ़ा एमिशन बोलते हैं। अब डीके बच्चों बोलें या एमिशन बोलें, एक ही मतलब है, यानी रेडियो एक्टिव डीके कह लें या रेडियो एक्टिव एमिशन कह लें, एक ही मीनिंग है। सो एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड इज़ कॉल्ड अल्फ़ा डीके। अब जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है तो फिर उसका मास नंबर और उसका चार्ज नंबर चेंज हो जाता है। अब जाहिर है अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज नंबर 2 है, तो जब किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से अल्फ़ा पार्टिकल लीव कर जाएगा तो जो रिमेनिंग न्यूक्लाइड होगा उसके चार्ज में 2 यूनिट की डिक्रीज़ आएगी, उसके मास नंबर में 4 यूनिट की डिक्रीज़ आएगी। इसका मतलब है कि जो नया न्यूक्लियस बनेगा जिसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं वो फिर उस एलिमेंट का नहीं रहेगा। हमें पता है कि पीरियाडिक टेबल अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका जो एलिमेंट होगा वो पीरियाडिक टेबल में पेरेंट से 2 पोजीशनें पीछे होगा। इसका मतलब जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट लेस होगा, उसका मास नंबर जो है वो 4 यूनिट लेस हो जाएगा। और हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसा लिखेंगे, ज़रा इसको बच्चों देखें। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसको पेरेंट कहते हैं, पेरेंट एलिमेंट एमिट्स अल्फ़ा पार्टिकल, इट्स चार्ज नंबर Z इज़ डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स एंड मास नंबर A इज़ रिड्यूस्ड बाय 4 यूनिट्स। कि जब एक न्यूक्लियस जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का है और उस एलिमेंट का नाम पेरेंट एलिमेंट है, अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर देता है तो फिर उसका चार्ज नंबर 2 यूनिट कम हो जाता है, उसका मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाता है। तो इसका मतलब जो नया एलिमेंट बनेगा वो फिर पीरियाडिक टेबल में पेरेंट से 2 पोजीशंस बिहाइंड होगा, जिसको हम डॉटर एलिमेंट बोलेंगे। 10 डॉटर एलिमेंट लाइज 2 पोजीशन बिहाइंड द पेरेंट एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल। फिर बच्चों अंडरस्टैंड करें, एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड इज कॉल्ड अल्फ़ा डीके या अल्फ़ा एमिशन। And whenever nucleus of radioactive element which is known as parent element emit alpha particle, charge number decreases by 2 units, mass number by 4 units, the daughter element lies 2 position behind the parent element in the periodic table. In general, alpha decay is written as। तो बच्चों अल्फ़ा डीके को देखें कि अल्फ़ा डीके को हम जनरली कैसे लिखेंगे। दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस, वो चार्ज नंबर इज Z, मास नंबर इज A, इट अंडरगोज अल्फ़ा डीके। इसने अल्फ़ा डीके किया है तो अब इसका 4 यूनिट, इसका चार्ज नंबर 2 यूनिट कम हो गया, मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाएगा। तो ज़रा फिर जो ये वाला एलिमेंट है फिर ये तो नहीं रहेगा, एक नया एलिमेंट बन जाएगा विच इज़ मे बी नेम्ड एज Y एंड Z -2 A -4 प्लस एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल प्लस Q। व्हाट इज़ दिस? This is the nucleus of parent element. This is parent nucleus.
After the decay, the new element is Y, whose charge number is 2 unit less, mass number is 4 unit less. This is the daughter element, and here is the alpha particle. Q is the disintegration energy. अब Q जो है ये वो एनर्जी है जो इस रिएक्शन में रिलीज हुई है, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव हेयर. उसकी रीज़न क्या है कि डिके इज स्पॉन्टेनियस. ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है. हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए किसी किस्म की एनर्जी नहीं देनी पड़ती. तो इसका मतलब है इस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी यहाँ पर हमने क्यू लिखी है जिसको क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं. अब आपको बच्चों पता होना चाहिए, जैसे केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ये न्यूक्लियर इक्वेशन है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है. जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें केमिकल रिएक्शन लिखा होता है, और उसमें जो एनर्जी लिखते हैं दैट इज नोन एज एंथैल्पी. उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं. और इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ पे तो रिलीज़ हो रही है, लेकिन कई ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं जिनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उस एनर्जी को क्यू वैल्यू बोलते हैं. जिस तरह से केमिकल रिएक्शन एंडो एंड एक्सो होते हैं, इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन भी एंडो एंड एक्सो होते हैं. ये एक्सोअर्जिक रिएक्शन है. ये खुद ब खुद होगा कि जिन एलिमेंट के न्यूक्लियाई नेचुरली अनस्टेबल होंगे वो अल्फा डीके करेंगे और एनर्जी एमिट होगी. अब ये जो एनर्जी होगी ये मोस्टली कैरिड बाय द अल्फा पार्टिकल इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब चूंकि ये तो हैवी न्यूक्लियस है, ये तो जस्ट रिकाइल करेगा, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनर्जी इज कैरिड आउट बाय द अल्फा पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सपोज हियर इज रेडियोएक्टिव सोर्स. तो अल्फा पार्टिकल इससे निकल के जा रहे हैं, सैंपल के न्यूक्लियाई तो सैंपल के अंदर हैं. इसका मतलब जो एनर्जी एमिट हो रही है दैट इज मोस्टली कैरिड आउट बाय द अल्फा पार्टिकल्स इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और ये भी बच्चों आपको बता दें कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं उन तमाम की एनर्जी सेम होती है. फॉर एग्जांपल, अगर इस एनर्जी की वैल्यू 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सारे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, किसी की कम या ज़्यादा नहीं होगी. इसका मतलब है कि जो अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है वो यूनिक होती है, यानी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है अल्फा डीके का. यानी जितने भी अल्फा पार्टिकल होंगे उन तमाम की एनर्जी एक जैसी होगी. और कितनी होगी फिर आपको बच्चों बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि अल्फा पार्टिकल कौन से पेरेंट न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है. डिफरेंट पेरेंट एलिमेंट हैं जो अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं विद डिफरेंट एनर्जीज. अभी आपको आगे एग्जांपल देंगे तो फिर इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे. सो दिस इज इन जनरल द वे टू राइट द अल्फा डीके या अल्फा एमिशन. सो व्हाट इज क्यू? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी. डिस डेफिनेशन में भी बच्चों वर्ड यूज किया है डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन तोड़ फोड़ को कहते हैं. इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का टूल है बच्चों. इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, ऐड करना, इकट्ठा करना. और डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है तोड़ फोड़ देना, स्प्लिट हो जाना. तो जो कि रेडियो एक्टिव जो सोर्स होता है, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड होते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, टूटते फूटते हैं, डीके करते हैं दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियाइयों में, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिसइंटीग्रेशन. तो ये वो एनर्जी है जो इस प्रोसेस में रिलीज़ हुई है. इस प्रोसेस को चूँकि डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस कह रहे हैं, इसलिए एनर्जी का नाम हमने डिसइंटीग्रेशन एनर्जी रखा हुआ है. और इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते क्या हैं? क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. इसको क्यू वैल्यू भी कह सकते हैं, लेकिन हियर वी नेम्ड इट एज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी. मीन एनर्जी कैरिड बाय अल्फा पार्टिकल in the form of kinetic energy. This is parent element, this is daughter element, and here is the alpha particle and here is the energy involved. अब बच्चों इसकी तरह एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल 92 यूरेनियम 238 हमेशा बच्चों ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करेंगे. 92 यूरेनियम 238 अल्फा एमिटर है, ये बीटा रेज एमिट नहीं करता. ये करेगा तो अल्फा ही करेगा. इसका मतलब है कि यूरेनियम 238 अल्फा एमिटर है. अब ये अल्फा पार्टिकल जब एमिट करेगा तो चार्ज नंबर 2 यूनिट लेस हो जाएगा, मास नंबर 4 यूनिट लेस हो जाएगा. अब यूरेनियम का चार्ज नंबर 92 है, तो जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, ये अल्फा एमिशन करेगा, अल्फा डीके यूँ ही करेगा, तो चार्ज नंबर में 2 यूनिट कमी आएगी, तो इसमें 90 रह जाएगा. तो 90 ये यूरेनियम का तो नहीं है, ये तो थोरियम का है.
तो इसका मतलब है जो पेरेंट एलिमेंट है वो यूरेनियम है, जो डॉटर होगा वो थोरियम होगा। हियर इज द थोरियम 90 234 अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू। अब यहाँ पर मैं क्यू की जगह पे वैल्यू लिखने लगा हूँ। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो यहाँ पर लिखने वाला हूँ दैट इज एक्चुअली 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि सपोज मेरे पास ये सैंपल है यूरेनियम 238 जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं यूरेनियम के, तो अब जाहिर है उन न्यूक्लियाइयों ने अल्फा पार्टिकल एमिट करना है। अब वो अल्फा पार्टिकल एमिट स्पॉन्टेनियसली होना है, इकट्ठा नहीं होना, रैंडमली होना है। किस पार्टिकल ने किस वक्त अल्फा मिशन करनी है वी कैन नॉट गेस इट। हम पूरे मटीरियल की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके बता सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट में नहीं बता सकता कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस कब डीके करेगा या ना करेगा भी या नहीं करेगा, मैं नहीं बता सकता। ओवरऑल सैंपल की एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके है पर यूनिट टाइम, जो आगे हम जाकर डिटेल में मैथमेटिक्स में जाकर पढ़ेंगे। अभी मैथमेटिकल जो इसके एक्सप्रेशन लिखेंगे वहाँ पर स्टडी करेंगे। अभी जस्ट इतना बता रहा हूँ कि ये मेरे पास यूरेनियम का सैंपल है जिसके अंदर बहुत सारे यूरेनियम 238 मौजूद हैं और अल्फा डीके एक्सपेक्टेड है। तो जब एक कोई न्यूक्लियस पार्टिकल न्यूक्लियस ये अल्फा डीके कर देगा तो वो न्यूक्लियस जो अल्फा डीके कर देगा वो थोरियम का बन जाएगा और बाकी जो सैंपल है वो तो 92 यूरेनियम 238 ही रहेगा। सपोज 1000 अगर यूरेनियम के इसमें न्यूक्लियाई मौजूद हैं, एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो 999 यूरेनियम 238 ही रहेंगे, एक थोरियम में कन्वर्ट हो जाए। फिर एक और अल्फा डीके होता है, ये एक और कम हो जाएगा, वो एक और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे अल्फा डीके होता जाएगा पेरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियाई घटते जाएंगे, डॉटर एलिमेंट के न्यूक्लियाई बढ़ते जाएंगे। लेकिन कौन सा पेरेंट किस वक्त डीके करेगा ये स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाइड की क्या है। ओवरऑल सैंपल का कैरेक्टर है जो आगे जाकर हम एक्सपोनेंशियल डीके जब पढ़ेंगे वहाँ पर आपको बताएंगे। अभी उन चीज़ों को बयान करना वो कोई आपके लिए अंडरस्टैंड करना वो आसान नहीं होगा। तो अभी जस्ट अल्फ़ा डीके अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अल्फ़ा डीके हो तो क्या होता है, जनरली अल्फ़ा डीके को कैसे लिखते हैं और पर्टिकुलर एग्जांपल आपको लिख दी। अब मैंने बताया कि ये यूरेनियम 238 का सैंपल है। अब इसमें से जो भी अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा उसकी एनर्जी 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। ये नहीं होगा कि एक की कुछ होगी दूसरे की कुछ होगी। जितने अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे उन तमाम की एनर्जी यूनिक होगी और 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और काइनेटिक फॉर्म में होगी। और ये भी बता दूं ये एनर्जी कहाँ से आई है अंडरस्टैंड करें। अगर हम इसकी मैस लें और उन दोनों की मैसेज का सम करें तो इसकी मैस ज़्यादा होगी, उन दोनों की मजमुई मैस स्लाइटली इसकी मैस से कम होगी। जो डिफरेंस इन मैस होगा दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, क्योंकि मास एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करनी चाहिए। यानी इसकी जो एनर्जी है उन तमाम की एनर्जीज के सम के बराबर होनी चाहिए। यानी इसकी रेस्ट मैस एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी रेस्ट मैस एनर्जी प्लस इसकी रेस्ट मैस एनर्जी प्लस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर होनी चाहिए, तब कंजर्वेशन लॉ होल्ड करेगा। लेकिन ये ध्यान में रख लें कि जितने भी अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एलिमेंट्स से उन तमाम की एनर्जी सेम होती है। इट मीन्स कि उनका स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है। ये बड़ी अहम बात है जो ज़हन में रखनी है एंट्री टेस्ट के लिए कि स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डिस्क्रीट। एक और एग्जांपल बच्चों आगे बुक पे लिखी है अल्फा डीके की, दैट इज डीके ऑफ रेडियम 88 मास नंबर 226 अंडरगोज अल्फा डीके एंड रेडियम डीके इनटू रेडॉन। हियर इज 86 2 यूनिट लेस हो गया, 222 मास 4 यूनिट लेस हो गई, अल्फा पार्टिकल अमिट हुआ प्लस यहाँ पर भी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी आएगी। लेकिन बच्चों मैंने ये नहीं कहा कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हमेशा 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास दो सैंपल हैं, ये यूरेनियम 238 है, ये रेडियम 226 है। अब इसमें से जितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे यूरेनियम से उन तमाम की एनर्जी सेम होगी और 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो रेडियम से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उन तमाम की एनर्जी सेम होगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी 4.27
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। उसकी भी इसी तरह मेगा इलेक्ट्रॉन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो अगर आप बच्चों कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी मैस में से इन दोनों की मजमूई मैस माइनस कर दें, आपके पास डेल्टा एम आ जाएगा, यानी मास में जितनी डिक्रीज़ है वो आ जाएगी। उसको आप अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मैस रिलेशन अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें, यू गेट द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर दिस रिएक्शन। लेकिन जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होंगे रेडियम के सैंपल से, उन तमाम की एनर्जी सेम होगी। अब ये ज़हन में बच्चों फिर एक बात रखनी है कि यूरेनियम 238 के बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, एक न्यूक्लियस ने एक ही अल्फ़ा पार्टिकल निकालना है, उसने ट्रांसफॉर्म हो जाना है इनटू थोरियम। अब थोरियम जो है अगर तो ये रेडियो एक्टिव है तो फिर ये फर्दर डिके करेगा, और अगर ये रेडियो एक्टिव नहीं है तो फिर ये स्टेबलाइज हो जाएगा। इट मीन ये रेडियो एक्टिव डीके कब तक जारी रहता है, जब तक कि स्टेबिलिटी अचीव नहीं होती। अब ये पेरेंट एलिमेंट है, ये डाटर है, जब ये डीके करेगा तो फिर ये पेरेंट होगा, जो नया फिर बनेगा वो डाटर होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव डीके में जो पेरेंट एमिशन कर रहा है फिर डाटर वही एमिशन करे, वो कोई दूसरी एमिशन भी कर सकता है। अब बच्चों एक और बात अंडरस्टैंड करनी है कि जब एक न्यूक्लियस अल्फा डीके करता है, डाटर न्यूक्लियस बन गया, अब इसमें से बीटा तो नहीं निकल सकता, इसमें से तो अल्फा निकल सकता है, तो अल्फा निकल गया, अब थोरियम बन गया। अब थोरियम अगर बीटा डीके करता है तो वो बीटा डीके करेगा, अगर वो अल्फा डीके वाला न्यूक्लियस है तो अल्फा डीके ही क्या है वो करेगा। और ये भी ज़हन में रखें कि जब डाटर एलिमेंट बनता है तो वो सम टाइम एक्साइटेड स्टेट में होता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एक्सपेक्टेडली एमिट हो सकती हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो ये ग्राउंड स्टेट में हो, ये ग्राउंड स्टेट में हो, तो फिर तो सिर्फ क्या है अल्फा पार्टिकल कैरी करेगा जस्ट अ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर पेरेंट न्यूक्लियस रेडिएशन अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, डाटर एक्साइटेड स्टेट में है, तो फिर अल्फा पार्टिकल भी एमिट होगा और साथ उसके कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एमिट होंगी जिनको हम गैमा रेज कह रहे हैं। तो इसका मतलब है गैमा रेज कंपनी विद अल्फा डीके। अब गैमा रे किसी न्यूक्लियस से डायरेक्टली नहीं होती, गैमा रे की एमिशन आफ्टर अल्फा और बीटा डीके ही पॉसिबल होती है। तो 9238 यूरेनियम से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल के साथ गैमा डीके भी हो रहा हो शायद। लेकिन ये ध्यान में रखें, अगर मैं इसकी रेस्ट मैस एनर्जी ले रहा हूँ, इसकी रेस्ट मैस एनर्जी ले रहा हूँ और ये काइनेटिक एनर्जी है इसकी, तो इसका मतलब क्या है कि जो डाटर एलिमेंट है वो ग्राउंड स्टेटमेंट में ही ग्राउंड स्टेट में ही क्रिएट हुआ है। तो 92 यूरेनियम 238 से ही अल्फा पार्टिकल जो एमिट होगा उसकी एनर्जी 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बीटा डीके सेकंड वन इज emission of beta particle from the radioactive nuclide is known as beta decay. Emission of beta particle from the radioactive nuclide that is called beta decay. Beta decay is of two type, जैसा कि बच्चों ऑलरेडी आपको बताया है कि बीटा डीके दो तरह के हैं। नंबर 1 नेगेटिव बीटा डीके, नंबर 2 पॉजिटिव बीटा डीके। नेगेटिव बीटा डीके मीन emission of electron और पॉजिटिव बीटा डीके मीन एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन का 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनों की जो न्यूक्लियस के अंदर मास में कंट्रीब्यूशन है वो 0 होती है। जो मास नंबर है टोटली उसका ताल्लुक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग के साथ होता है। तो मास नंबर में इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पॉजिट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन चार्ज में कंट्रीब्यूशन है। सो एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम द रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड इज कॉल्ड बीटा डीके। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, नेगेटिव बीटा डीके भी होता है और पॉजिटिव बीटा डीके भी होता है। हम इलेक्ट्रॉन की बजाय नेगेटिव बीटा पार्टिकल को यूँ लिख सकते हैं और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को सम टाइम हम मुख्तलिफ बुक्स में इसको +1 बीटा और ऊपर चार्ज 0। तो बीटा मीन इलेक्ट्रॉन, हेयर पॉजिटिव बीटा मीन पॉजिट्रॉन। तो आप चाहे स्मॉल ई के फॉर्म में लिखें, चाहे बीटा पार्टिकल के नेम के हिसाब से लिखना चाहें तो बीटा पार्टिकल की एमिशन को लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि जब एक न्यूक्लियस नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो फिर
पेरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियस पे क्या फ़र्क पड़ता है। इन जनरल बीटा डीके मैं लिखने लगा हूँ बच्चों। मैंने बच्चों दोनों बीटा डीके लिख दिए हैं। पेरेंट एलिमेंट, इधर भी पेरेंट एलिमेंट, नेगेटिव बीटा डीके, हेयर इज पॉजिटिव बीटा डीके। इन नेगेटिव बीटा डीके द चार्ज नंबर इंक्रीज बाई 1 यूनिट, मास नंबर रिमेन सेम, नेगेटिव बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। हेयर इज another particle which is known as एंटी न्यूट्रिनो। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है ये बाद में देखते हैं। Here is parent element. When positive beta emission takes place, the charge number is decreased by 1 unit, mass number remains same, positive beta particle is emitted, and here is न्यूट्रिनो। अब ये बच्चों एंटी न्यूट्रिनो और ये न्यूट्रिनो कहाँ से आ गया, और न्यूक्लियस के अंदर ये नेगेटिव और बीटा पार्टिकल कहाँ से आ गए। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या तो प्रोटॉन निकलता या न्यूट्रॉन निकलता, या जैसे अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हुआ है 2 यूनिट चार्ज 2 यूनिट मास, लेकिन पॉजिटिव इसी तरह का कोई और 5 यूनिट चार्ज 10 यूनिट मास वाला कोई न्यूक्लियस या कोई पार्टिकल उसमें से एमिट होता। लेकिन हमने क्या देखा है कि जो नेचुरली अनस्टेबल एलिमेंट हैं उनमें से 3 टाइप्स की एमिशंस होती हैं। अल्फ़ा डीके होता है, बीटा डीके होता है, गैमा डीके होता है, और फिर बीटा 2 टाइप का है, नेगेटिव बीटा डीके भी है और पॉजिटिव बीटा डीके। अब लुक हियर ऑन द न्यूक्लियर कंपोजिशन। मैंने बच्चों आपको एक न्यूक्लियस दिखाया है, समझने कि मैंने ये पेरेंट न्यूक्लियस। जब नेगेटिव बीटा डीके होता है तो ये Z1 बढ़ जाता है, मीन ये बढ़ गया है। ये बढ़ने का मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया है, यानी जब ये डीके करेगा, बीटा डीके नेगेटिव करेगा, यानी इसमें से नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, इस न्यूक्लियस में से नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट हो गया। अब नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है तो इधर Z1 बढ़ गया है, ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये Z कैसे बढ़ा है, यानी एक प्रोटॉन बढ़ गया है, एक इलेक्ट्रॉन लीव करके गया है और अंदर एक प्रोटॉन बढ़ गया है। तो ये कैसे हुआ है, तो ज़रा गौर से देखें। एक्चुअली तौर पर होता ये है कि ये जो मास नंबर है इसमें प्रोटॉन भी हैं न्यूट्रॉन भी हैं। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, Z और N। Z मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन, N मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर एक न्यूट्रॉन, ज़रा अंडरस्टैंड करें बच्चों, कि अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में शिफ्ट हो जाता है तो ज़ाहिर है Z में तो इजाफा हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कमी हो जाएगी, लेकिन A तो सेम रहेगा। यानी Z क्या बन जाएगा, Z+1, N क्या बन जाएगा, N-1। तो टोटल तो फिर भी क्या रहेगा, वो A ही रहेगा। यहाँ पर Z बढ़ने का फिर मैकेनिज़्म क्या है कि इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं, तो जब भी कोई एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म होता है या कन्वर्ट होता है तो अंदर नेगेटिव बीटा पार्टिकल क्रिएट होता है, जो कि न्यूक्लियस से फिर एमिट होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बीटा डीके बोल रहे हैं। लेकिन जिस वक्त अंदर ये एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इसमें से सिर्फ एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल नहीं बल्कि साथ एक और पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी साथ एमिट होता है। अब अंडरस्टैंड करें कि ये जो एंटी न्यूट्रिनो है ये कहाँ से आया है। ये बना है जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो न्यूट्रॉन जो ही प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल के मुताबिक अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करनी चाहिए किसी भी न्यूक्लियर मैकेनिज्म के अंदर। तो एंटी न्यूट्रिनो ये तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि मासलेस है, वीकली इंटरेक्ट करता है विद मैटर एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट इट। जिस वक्त ये बीटा डीके स्टडी किया गया था उस वक्त ये एंटी न्यूट्रिनो अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन साइंटिस्ट के लिए इस रिएक्शन के काइनेमैटिक्स को स्टडी करना वो मुश्किल था। पहले इस रिएक्शन को सिर्फ यहाँ तक लिखते थे, यानी बीटा पार्टिकल, न्यूक्लियस एंड और प्लस इस इलेक्ट्रॉन की आगे जो एनर्जी थी जिसको हम क्यू लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर वो एनर्जी लिख दूँ प्लस क्यू, क्यू का मतलब है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। अब वो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जो है वो कितनी है, किसके पास है, तो यहाँ पर इसी तरीके से क्यू जो इस रिएक्शन की एनर्जी है। अब ये एनर्जी जो रिएक्शन की है टोटल जो क्यू है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, प्लस एनर्जी बैलेंस नहीं होती थी। लेकिन जब देखा गया
कि इसमें से एक और पार्टिकल भी एमिट हो रहा है, इन दोनों की एनर्जी अगर कंबाइन की जाए तो फिर बिफोर और आफ्टर रिएक्शन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जब बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तमाम बीटा पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं होती, क्योंकि उसमें से हर बीटा पार्टिकल के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी को शेयर करता है, और वो जो एनर्जी शेयर कर रहा है एंटी न्यूट्रिनो दैट मे हैव वैल्यू फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो अगर इसकी एनर्जी मैक्सिमम है तो वेरी लिटल एनर्जी फिर इसके पास होगी, और अगर उसकी एनर्जी 0 है तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी वो बीटा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही होगी। बहरहाल इसमें हम इतना डीपली जानना नहीं चाहते, आप बच्चों के लेवल के ऊपर रहते हुए हम ये कह रहे हैं कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल के एमिशन अंडरस्टैंडेबल तब है जब हम ये कहें कि अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल क्रिएट होता है अलॉन्ग विद एंटी न्यूट्रिनो, और नेगेटिव बीटा डीके होता है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बीटा डीके फोर्सेस करवाती हैं। आपको बताया बच्चों कि नेचर के अंदर 4 बेसिक फोर्सें हैं, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक बीटा डीके फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सें तो वो हैं जिन्होंने तमाम न्यूक्लियनों को जोड़ के रखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस तो वो हैं जो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, या न्यूक्लियस ने बाहर इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ चिपका के रखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्सें तो अंदर तमाम न्यूक्लियनों के दरमियान हैं, लेकिन अंदर एक वो फोर्स है जो बीटा डीके की रिस्पॉन्सिबल है। जो न्यूक्लियस नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करता है उस न्यूक्लियस के अंदर बीटा डीके फोर्स न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो जाती है, और वो न्यूक्लियस फिर नेगेटिव बीटा डीके करता है और चार्ज नंबर 1 इंक्रीज कर जाता है। अब जो रिएक्शन इनसाइड हुआ है इसके अंदर वो ये वाला है बच्चों, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ एक प्रोटॉन में, एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल अंदर क्रिएट हुआ अलॉन्ग विद एंटी न्यूट्रिनो। अब अंडरस्टैंड करना है बच्चों, इसकी रेस्ट मैस एनर्जी उन तमाम की रेस्ट मैस एनर्जीज़ और काइनेटिक एनर्जीज़ के सम के बराबर होना चाहिए। अगर ये ना लिखा जाए और इनकी एनर्जी ऐड की जाए और इसकी रेस्ट मैस एनर्जी इक्वेट की जाए तो दोनों साइडें एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को बे नहीं करती। तो जब ये पार्टिकल डिटेक्ट हुआ, इसकी एनर्जी कैलकुलेट की गई, तो फिर किसी भी रिएक्शन के जो एनर्जी काइनेटिक्स थे वो तब वेरीफाई हुए। तो जो भी न्यूक्लियस नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करता है उसके अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अब देखिए न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, प्रोटॉन का चार्ज +1 है, इलेक्ट्रॉन का -1 है, तो चार्ज आफ्टर द रिएक्शन 0 ही है। दिस इज एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल विच इज कैन इंटरेक्ट विद मैटर वीकली एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट दैट पार्टिकल इन द बिगिनिंग। It was very hard to detect that particle in the beginning. So this is the negative beta decay. अब बच्चों इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेते हैं। सुबाचेयर 90 थोरियम 234, और आपको बताया कि ये बच्चों कहाँ से आया था, ये 92 यूरेनियम 238 जब अल्फ़ा एमिट किया तो थोरियम बना। अब थोरियम ने अल्फ़ा नहीं एमिट कर रहा था, थोरियम अब क्या पेरेंट है, ये डाटर है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल इसने एमिट किया है, चार्ज नंबर 1 इंक्रीज़ कर गया है, प्रोटेक्टेनियम बन गया है, एंटी न्यूट्रिनो है, और साथ जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ या ड्यूरिंग एनी स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ नेगेटिव बीटा डीके। अब इसी तरह से बच्चों ज़रा पॉजिटिव बीटा डीके को भी ज़रा अंडरस्टैंड करें। जब पॉजिटिव बीटा डीके होता है तो जाहिर है बच्चों वहाँ पर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो Z1 कम हो जाता है, और ये डीके भी बीटा डीके फोर्सेज ही कराती हैं, और इसमें से एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है अलॉन्ग विद न्यूट्रिनो। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, मैंने बताया कि इसके इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ एक न्यूट्रॉन में, और साथ एक पॉजिट्रॉन क्रिएट हुआ न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। तो जिस न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव बीटा डीके एमिट करेगा। ओवरऑल मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ही जस्ट ट्रांसफॉर्म हुआ है, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चार्ज विच इज़
known as positive beta particle along with the neutral particle neutrino, and here Q is the disintegration energy. तो इस रिएक्शन की अगर मैं बच्चों एग्जांपल लिखूं आपके लिए तो इसकी एग्जांपल को नोट करें। तो कार्बन 611 दैट इज़ पॉजिटिव बीटा डीके, हेयर 5 बोरॉन 11 एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल न्यूट्रिनो एंड क्यू। दिस इज़ द पॉजिटिव बीटा डीके ऑफ कार्बन 11। इसका मतलब है कि जो 6 कार्बन 11 है ये पॉजिटिव बीटा एमिटर है, और जब ये पॉजिटिव बीटा डीके करता है तो चार्ज नंबर 1 कम हो गया है, मास नंबर वही है, डॉटर पेरेंट से एक पोजीशन बिहाइंड है, और जब नेगेटिव बीटा डीके होता है तो डॉटर पेरेंट से एक पोजीशन अहेड होता है इन द पीरियोडिक टेबल। द लास्ट टाइप ऑफ डीके स्टूडेंट्स दैट इज़ गैमा डीके, emission of gamma rays from the excited daughter nucleus। मैंने बच्चों को बताया कि जब अल्फा डीके होता है या बीटा डीके होता है तो डॉटर एलिमेंट सम टाइम एक्साइटेड स्टेट में होता है, और वो जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है। एमिशन ऑफ गैमा रे फ्रॉम एक्साइटेड डॉटर एलिमेंट या डॉटर न्यूक्लियस इज नोन एज गैमा डीके। अब ज़ाहिर है आपको बताया कि गैमा रेज पे ना कोई चार्ज है ना कोई मास है, तो जब गैमा डीके होगा तो न्यूक्लियस का चार्ज नंबर भी सेम रहेगा, मास नंबर भी सेम रहेगा, जस्ट जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होगी। तो इन जनरल गैमा डीके अगर लिखा जाए तो बच्चों यूँ लिखेंगे, सपोज़ ये एक न्यूक्लियस है एंड इट इज़ इन एक्साइटेड स्टेट। ये हमने स्टार लगा दिया है न्यूक्लियस की रिप्रेजेंटेशन पे, तो स्टार मीन एक्साइटेड पेरेंट। गैमा डीके जब ये करेगा बच्चों तो एलिमेंट तो वही रहेगा, सिर्फ जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट करेगा, जिसको हम गैमा रे का नाम दे रहे हैं। तो उसका मतलब है कि जब गैमा रेज एमिट होती हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज और मास दोनों सेम रहते हैं। और ये भी आपको बताया कि गैमा रेज तब एमिट होती हैं जब कोई पेरेंट एलिमेंट अल्फ़ा या बीटा डीके करता है, लेफ्ट द डॉटर nucleus in excited state, and when the daughter nucleus या daughter element return to ground state it emit electromagnetic radiations which are known as gamma rays।